तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली ये कहाँ फॉलो होते हैं, ये ईमेल के लिए फॉलो होते हैं। हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक पॉप है और एक एसएमटीपी है। पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का ही अपडेटेड जो मतलब फॉर्म है जो वो है हमारा POP3। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, जो ईमेल के लिए यूज होता है। तो क्लाइंट जो है वो सर्वर से मतलब क्या कहते हैं ईमेल रिसीव और उसको सेंड सर्वर के थ्रू सेंड कर सकता है। ठीक, जो हमारा SMTP है ये जो है इस यही टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में यूज होती है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही है कि एक तरह सॉफ्टवेयर ही हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। अच्छा, ईमेल में प्रेजेंट टाइम में हम किसी भी तरह का डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं जरा क्या लिखा है POP में। तो POP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल application layer internet standard protocol used by local email client to retrieve email from a remote server over a TCP/IP connection। मतलब आप ये समझिए क्या कहते हैं कि पहले के समय में क्या होता था कि जैसे हमने एक मेल करी दूसरे पर्सन को, मतलब एक यूजर A है उसने एक यूजर B को मेल करी, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली उसके सिस्टम में जाकर मतलब जब नेट से कनेक्ट होगा डायरेक्टली सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। ठीक, प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और मतलब जो कंपनीज हैं जिस सर्वर के थ्रू हम लोग ईमेल सर्विसेज को यूज करते हैं, लाइक याहू है, ठीक है ना, गूगल है, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है कि ये जो मेल है वो अपने सर्वर साइट पर सेव करते हैं, मतलब जो भी हमने मेल करी वो जाकर सर्वर में सेव हो जाएगी। अब उसे हम ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम एक्सेस करें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सर्वर से उसको उठाकर हमारे पास सामने आ जाएगा। ठीक, पहले क्या होता था डायरेक्टली आपके मेल जो है सिस्टम पे सेव होती थी। तो ये दो डिफरेंस है, जो सिस्टम में सेव होती है हमारा POP था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और SMTP हमारा ये सर्वर साइट पे स्टोर करता है। देखते हैं फिर से जरा POP में क्या लिखा है। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव email from a remote server over a TCP/IP connection। तो POP3 is the most recent version। एक बात और बताएंगे, आउटलुक एक्सप्रेस एक ऑप्शन आता है, कंप्यूटर में भी होता है। जब भी आप सपोज विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन पासवर्ड या एक्सेस सिस्टम को एक्सेस करने की ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटलुक पे अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमारा लोकल ईमेल अकाउंट हो गया। ठीक, इससे फ़ायदा क्या है कि हम चाहें तो मतलब क्या कहते हैं, अगर हमारा सिस्टम परमानेंटली इंटरनेट से कनेक्टेड अगर है तो हम अपने सिस्टम में पासवर्ड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो पासवर्ड हमारे सिस्टम में सेव नहीं होगा वो उसी के सर्वर में सेव होगा। तो जब हमारे कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होगा तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा, है ना, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो अगला हमारा क्या है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर ईमेल ट्रांसमिशन अक्रॉस इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। मोस्ट ईमेल सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड टू यूज SMTP फॉर कम्युनिकेशन पर्पज व्हेन सेंडिंग ईमेल। देखो एक्चुअली मेल जो ट्रांसफर होती है वो MTA के थ्रू होती है, मतलब मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो हमारा वेब सर्वर होगा, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अदर पर्पज ऑफ SMTP इज टू सेट अप कम्युनिकेशन रूल बिटवीन सर्वर्स। अच्छा अच्छा, हम कुछ बताने जा रहे थे, हम भूल गए, मेरे भी याद आया तो बता देंगे। तो ये हमारा था पॉप और SMTP। हाँ, ये बताने आ रहे थे कि जनरली एग्जाम में जो है ये डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा पॉप और SMTP की। सिंपल फुल फॉर्म में जनरली यूज होता है, पॉप है, SMTP है ना, VoIP सब क्या होते हैं, फुल फॉर्म में जनरली आते हैं। या फिर मैंने जो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन में लिखाया था कि नेम द प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल सर्विसेज, तो आप ये ऑप्शन आपके पास तब वहां पर यूज हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है चैट एंड इंस्टेंस मैसेजिंग। देखो अब जो टॉपिक आते रहेंगे इससे आप काफी अवेयर हैं, ठीक है ना।
हमें खाली समझना है क्या लैंग्वेज इसको समझ मतलब लिखने के लिए यूज करनी है। जैसे चैट, इसे हम चैटिंग भी कह सकते हैं। तो चैट का सिंपल मतलब है जब हम मैसेज के थ्रू लाइव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैसेजिंग अलग है और चैटिंग अलग वर्ड है। मैसेजिंग वर्ड मतलब क्यों यूज करते हैं, जैसे हमने किसी को कुछ टेक्स्ट ऑफ में मतलब कंटेंट हमने किसी को सेंड करा, तो अब जो कभी बाद में रिसीव कर सकता है, ठीक है ना, या वो बाद में देखेगा उसके बाद उस पर बेस्ड रिस्पॉन्स करेगा, इसे मैसेजिंग कहते हैं। अगर उसी मैसेज को उसने तुरंत सीन करा और उस पर रिस्पॉन्स करा, लाइव कम्युनिकेशन जिसे कह सकते हैं हम, तो ये हमारा चैटिंग में आता है। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है। चैटिंग इज द वे ऑफ टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट। मतलब जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं सेम टाइम पर, जिस समय आप यूज कर रहे हो उस समय वो भी यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा चैटिंग रेफर करता है। तो चैटिंग इज द वे ऑफ टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम यू आर। इट हैपेंस इन रियल टाइम while you are connected to the internet। तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, मैंने ये बताया। सो यू टाइप अ मैसेज इन योर चैट बॉक्स विच इज इमीडिएटली रिसीव्ड बाय रिसिपेंट, ठीक है ना। देन द रिसिपेंट कैन टाइप अ मैसेज इन अ रिस्पॉन्स टू योर मैसेज विच इज इमीडिएटली रिसीव्ड बाय यू। मतलब आपने मैसेज करा, उसने रिसीव करा, उसने तुरंत उसका रिस्पॉन्स दिया, आपने उसे रिसीव करा। तो ये हमारा चैटिंग में आता है। अगर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लाइव कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये हमारा मैसेजिंग में आता है। थोड़ा वर्ड में थोड़ा हेर फेर है बस खाली। नेक्स्ट हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। सो इट इंटीग्रेट्स वीडियो एंड ऑडियो टू कनेक्ट यूजर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज इफ दे वर इन द सेम रूम। मतलब सेम रूम में भी हैं तब भी वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। दिस refers to communication between two or more users who are at least two locations। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम दो यूजर हों और दो डिफरेंट लोकेशंस पर, तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। सीधी सी बात है भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दो यूजर होंगे ही होंगे तभी कम्युनिकेशन होगा। कोई भी कम्युनिकेशन हम उठा के देख लें, सभी कम्युनिकेशन में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो टू यूजर्स की है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर वायरस। देखो जब भी वायरस और ये एंटी वायरस जब क्या है, कुछ नहीं है, ये भी सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, बस खाली इनका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई मीडिया प्लेयर, तो ये भी तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करते हैं गाने सुनने के लिए। कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया हमारे पास, ठीक, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ऑडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सपोज टेक्स्ट एडिटिंग है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीजें, तो ये सब भी सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे ही वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बस खाली डिफरेंस ये है कि भाई वायरस है तो आपके आपके सिस्टम की इफिशियंसी या वर्किंग को इफेक्ट कर सकता है, आपके सिस्टम पर कंट्रोल कर सकता है, आपके सिस्टम से आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो ये सब काम कौन करता है? वायरस। एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये सब काम करें क्या कहलाएंगे? वायरस कहलाएंगे। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन रेप्लीकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जो मतलब खुद की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे ट्रैवल करेंगे भाई? नेटवर्क के थ्रू करेंगे, आप किसी को भेजोगे कोई फाइल, या फिर आप कोई फाइल शेयर करते हो तो उसके थ्रू आ सकते हैं विदाउट योर परमिशन। लाइक आपने पेन ड्राइव यूज करी, तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा स्प्रेड होते हैं वायरस तो पेन ड्राइव से ही होते हैं, ठीक है ना। अगर सीडी में आपके पास कोई वायरस है, जब तक आप सीडी से कंटेंट अपने सिस्टम में कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो वायरस नहीं आएगा। लेकिन अगर पेन ड्राइव में वायरस है, आप खाली पेन ड्राइव इंजेक्ट करिए अपने सिस्टम में, आप समझिए वायरस आ गया, अगर होगा उसमें, है ना, ये चीज है। इट इज डिजाइन टू इन्फेक्ट द होस्ट प्रोग्राम एंड गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम विदाउट द ओनर्स। तो वही चीज है, बेसिकली परेशान करने के लिए वायरस बनाया गया था, ठीक। अच्छा, एक चीज और, वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। कुछ वायरस होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करते रहते हैं, अपने मतलब अपनी ही कॉपी बनाते रहेंगे, जिससे क्या होगा,
आपके सिस्टम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, आपका काम डिस्टर्ब होगा। ठीक, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपकी इसेंशियल फाइल्स हैं उन्हें एक्टिवेट नहीं होने देते, उन्हें रोक देते हैं, चलने नहीं देते, या फिर उन्हें करप्ट कर देंगे। कैसे करप्ट करेंगे भाई? किसी भी प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए उसकी EXE फाइल को हमें प्ले करना होता है। ठीक, तो अगर हमें EXE फाइल वायरस अगर करप्ट कर देता है या उसको डिलीट कर देता है या उसका एड्रेस चेंज कर देता है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर करप्ट होने का मतलब यही होता है कि उसकी EXE फाइल हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई है, रेफरेंस चेंज हो गया, रेफरेंस मतलब एड्रेस चेंज हो गया, इसलिए उसको आप एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये सब अलग अलग तरह से वायरस हमारे सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी में वायरस आता है तो क्या करते हैं, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो पड़े रहो, आराम करो ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में है कि भाई ज़्यादा कंप्यूटर में वायरस आएगा तो ये भी चलना स्लो हो जाएगा, धीमे धीमे इसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो अगर इस तरह के लक्षण आते हैं कंप्यूटर में, समझ लिया आपके सिस्टम में वायरस है। ये दिखता नहीं है बेसिकली, इसको महसूस करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो एक ही रास्ता है, आप सिस्टम को डीफॉर्मेट कर दीजिए, वायरस चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कंप्यूटर की वायरस की कैटेगरी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2-3 तरह के वायरस यूज करे हैं। जैसे कंप्यूटर वॉर्म, तो ये क्या है, बेसिकली एक स्टैंड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद की ही कॉपी बनाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। ये एक्टिव मेमोरी में रहता है, मतलब रैम में रहता है। हार्ड डिस्क में भी रहता है लेकिन जैसे आप सिस्टम ऑन करेंगे ये रैम में स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। रैम में भाई, रैम अगर फ्री नहीं होगी तो कैसे पेज अपलोड होगा, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम की एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है। ठीक, इट इज अ स्टैंड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम that replicate itself in order to spread to other computer. It resides in active memory. It uses parts of an OS that are automatic and usually invisible to the user. भाई सीधी सी बात है भाई, ये जो वायरस है ये बैकग्राउंड पे रन करता है, ठीक है ना। और रैंडमली किसी और सॉफ्टवेयर को रन करा दें, आपका काम जल्दी जल्दी रुक जाए, है ना, ये चीजें करता है। इट यूजेस अ कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड। कोई वायरस हो स्प्रेड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प लेता है या अदर शेयरिंग डिवाइसेस की हेल्प लेता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रोजन हॉर्स। इट इज ए नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मेलवेयर। मतलब ये खुद की कॉपी नहीं बनाता है लेकिन आपके सिस्टम से आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, आपके सिस्टम को हार्म करेगा, ठीक है ना। तो ये सब काम करता है, करप्ट कर देगा फाइल को जिससे आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। It is a non-self-replicating type of malware. Trojan do not attempt to inject themselves into another file like a computer virus. It may steal information or harm their host computer without users or owners knowledge. मतलब बिना यूजर की जानकारी के ये आपके सिस्टम पे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है स्पैम। स्पैम क्या है, एक तरह का जो मेल के थ्रू मल्टीपल मैसेजेस आते हैं। कभी आपने एक्सपीरियंस करा हो या आपके ईमेल अकाउंट में सेम वेबसाइट या सेम लिंक से मल्टीपल मैसेज कई सारे आते जाते हैं, आप डिलीट करते हैं फिर भी आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, स्पैम। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो पीड़ित हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, वो स्पैम से हैं। स्पैम में भी क्या फ्रॉड होता है मालूम पड़ा आपको, लालच देंगे, कुछ और करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में वो फाइल आ जाएगी। बस जब सिस्टम में आ गए तो आपको परमिशन, आपको बिना आपकी जानकारी के आपका डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, स्पैम इज फ्लडिंग द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज ऑफ सेम मैसेज। इट इज एन अटेम्प्ट टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल हु वुड नॉट अदरवाइज चूज टू रिसीव। मतलब आप रिसीव नहीं करना चाहते फिर वो बार बार मैसेज आता रहता तो एक बार आदमी को लगता नहीं कि लॉक खोले देख लें क्या है मैसेज में, तो बस वैसा ही काम होता है। So email spam targets individual user with their direct मेल मैसेज, मतलब पर्टिकुलर यूजर को ही टारगेट करके इफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वायरस के बारे में बेटा? यस सर।
अब नेक्स्ट आते हैं कुकीज। कुकीज क्या है? ये एक तरह की फाइल होती है। कब कैसे बनती है, कौन बनाता है? ये ऑटोमेटिकली बनती है जब भी हम वेब ब्राउजर पे किसी भी साइट में लॉगिन करते हैं या साइट को ओपन करते हैं, तो तुरंत भाई साइट में हमने साइट को ओपन करा, वेब पेज ओपन करा, तो बेसिकली उस वेब सर्वर से किसी पर्टिकुलर वेब सर्वर से डेटा उठ कर आया है, तो तुरंत क्या करता है, एक फाइल क्रिएट कर देता है। हमारा जो वेब ब्राउजर है ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट कर देगा जिसमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट की सारी एक्टिविटीज स्टोर होंगी। लाइक हम कौन सा पेज ओपन कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी पूरा उसमें रहेगा रिकॉर्ड। तो ये हमारा क्या कर रहा था, कुकीज। हिस्ट्री अलग चीज है, कुकीज अलग चीज है, ठीक है ना। कुकीज में इवन पासवर्ड और यूजर आईडी भी सेव हो जाता है। मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है, कभी किसी नई वेबसाइट पे विजिट करिए, आपने यूजर ने पासवर्ड दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, यूजर ने पासवर्ड क्रिएट करा, उसमें ऑप्शन मांगता है सेव करने के लिए। अगर आपने सेव कर दिया, जब भी आप उस पेज पर जाएंगे, लॉगिन पेज पर, तुरंत ऑटोमेटिकली फिल करने का ऑप्शन आएगा, आप फिल कर देंगे। आपको यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं करना, फिल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सर्वर में सेव है उसके, जैसे आपके आपके मोबाइल डिवाइस से लॉगिन हुआ, एक्सेस हुआ, वैसे लॉगिन हो जाएगा। फिर आप बिना मतलब किसी परेशानी के एक्सेस कर सकते हैं। परेशानी क्या है, बहुत लोग होते हैं भाई यूजर नेम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उनके लिए ठीक है ना। लेकिन कुकीज़ के साइड इफेक्ट भी बहुत है। भाई आपने एक पब्लिक कंप्यूटर लाइक कैफे गए, अपना कोई कुछ काम आपका अपना साइट का या जो भी मेल का कोई और कॉन्फिडेंशियल सपोज काम करा, लाइक बैंकिंग कवर करा, और आप सिस्टम में चले गए उठ के, तो कोई अदर पढ़ा लिखा पर्सन जो प्रोग्रामर है, वो कहीं ना कहीं आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रेस कर सकता है। वैसे तो आपकी सारी एक्टिविटी आप ऑनलाइन जो भी करते हैं ट्रेस होती है, ठीक है ना, लेकिन ये भी ट्रेस कर सकता है, ठीक है ना, सिस्टम को एक्सेस करके। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप पब्लिक कंप्यूटर यूज करें, तो वहां से जब भी उठें सिस्टम को छोड़ के, तो कुकीज को डिलीट करें। सेटिंग में ऑप्शन होता है डिलीट कुकीज का, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कुछ प्राइवेसी सेटिंग लगा के रखिए, जिससे कि आपका जो ये डेटा है ये सेव नहीं, ठीक है ना। तो क्या लिखा कुकीज में, दे आर यूज्ड बाय वेब डेवलपर टू हेल्प यूजर नेविगेट देयर वेबसाइट efficiently and perform certain functions. Disabling cookies may prevent user from using certain websites. मैंने बताया जो ऑथेंटिकेट नहीं है वेबसाइट, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा ये। तो कुकीज डिसेबल कैसे होंगे भाई, प्राइवेसी लगा दीजिए आप, तो कुकीज एक्सेस मतलब क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, और देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में तो हर यूजर नेविगेट हो रहा है, हर एक को ट्रेस करा जा रहा है। आप यूट्यूब चलाते हैं, आप सुबह कोई वीडियो चलाइए, प्ले करिए सुबह सुबह, दिन भर उसी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट आपके लिस्ट में आता रहेगा। आप गूगल चलाइए, आप कोई कंटेंट सर्च करें, जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको शो करेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रेस कर रहे हैं। आप अभी ये सब एआई पर भी बेस्ड है फिलहाल। आपको आप कोई गाना, कोई म्यूजिक ऐप डाउनलोड करिए, उसमें एक गाना प्ले करिए, आपकी पसंद के उसी तरह के उसी पैटर्न पर बेस्ड और गाने ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएंगे। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपका डेटा कहीं ना कहीं एक्सेस करा जा रहा है, एनालाइज करा जा रहा है, जिससे आपकी पसंद नापसंद पता चलती है, ठीक। आप कहीं परचेजिंग साइट पे जाते हैं लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट, आपने कुछ कंटेंट सर्च करा, तो आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट हर बार रिफ्रेश करने का पेज में दिखाएगा, जिससे आप उसी चीज को परचेज कर सकें, ठीक। मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई कंटेंट सेलेक्ट करा है, तो मतलब आपको परचेज करना है, आपका मन बन रहा है, तो वही चीज है, ठीक है ना। आपको नेविगेट करा जाएगा, वही दिखाई जाएगी, ऑफर दिखाए जाएंगे, अगर पसंद आए तो आप ले भी सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें होती हैं। Cookies are created when users browser load a particular website. The website send information to the browser, which then creates a text file. जैसे मैंने कहा, जैसे ही वेबसाइट पे विजिट करेगा, वैसे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। Every time user goes back to the same website, the browser retrieve and send this file to the website server. कहने का मतलब ये जो फाइल है कुकीज बनती है, ये आपके सिस्टम में भी होगी और इसके वेब सर्वर में भी होगी, ठीक। तो जितने बार आप करेंगे उतने बार सारा अपडेट होता रहेगा आपके सर्वर, वेबसाइट के सर्वर में भी और आपके सिस्टम की फाइल में, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा आता है फायरवॉल। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक तरह का हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और कॉम्बिनेशन में भी आता है, जिसके थ्रू हम अनऑथराइज एक्सेस से बच सकते हैं। जैसा हमारे क्वेश्चन में लिखाया भी था आपको, नेम द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, मतलब आपको प्राइवेसी भी देता है, सेफ भी रखता है, ठीक है ना। प्राइवेट नेटवर्क को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। क्या वो है ये हमारा सिस्टम फायरवॉल। क्या लिखा है देखते हैं। अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Firewall are frequently used to prevent unauthorized internet user from accessing private net. नेक्स्ट हमारा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कुछ नहीं है, कोई भी आप क्राइम करते हैं या जो यूजर कोई भी क्राइम करता है इंटरनेट के थ्रू, वो सब साइबर क्राइम में आता है, ऐसा डेफिनेशन में कहा गया। लेकिन अगर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस यूज करता है, कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज करता है क्राइम करने के लिए, तो वो भी साइबर क्राइम में ही आता है। लाइक हमने किसी को फोन करके धमकी दी, ये भी साइबर क्राइम है। किसी को मैसेज करके धमकाया, ये भी साइबर क्राइम है। किसी को मेल करके धमकाया, ये भी साइबर क्राइम है। किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये भी साइबर क्राइम में आता। अगर हमने ब्लैकमेलिंग में कोई सोशल मीडिया साइट या कोई डिजिटल डिवाइस यूज करी है तो। ठीक, अब इस तरह के क्राइम से बचे कैसे भाई? सिंपल सी बात है कि अपने जो बैंक अकाउंट है, जो बैंकिंग प्रोसेस होता है, उसको हम कभी भी वाईफाई नेटवर्क में एक्सेस यूज ना करें, ठीक है ना। उसके अलावा अपने ब्राउजर की सेटिंग को प्राइवेट रखें, ठीक है, जिससे कि आप इस तरह क्राइम से बच सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड नेट। तो नेट क्राइम रिफर्स टू क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंटरनेट। अच्छा, अब जो क्राइम करते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक हैकर और एक क्रैकर। हैकर बेसिकली क्या होते हैं, जो बिना आपकी परमिशन के आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, पासवर्ड को क्रैक कर रहा है, मतलब ब्रेक कर रहा है, तो हमारा वो क्रैकर कहलाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन एक बार आया था पहले, कभी आने चांसेस कम है इसके, फिर भी आप देख लीजिए क्या है डिफरेंस। तो हैकर्स आर द पर्सन हु गेट unauthorized access to the website and replace them with other website or lawful information। कई बार होता है कि हम वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो हमने कुछ स्टार्टिंग के लेटर लिखे, पूरा पूरा ना अपने आप दिखाई देता है, वैसे हमने क्लिक करा, हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिस्क पर भी होता है। भाई आपने कोई वेबसाइट खोली, उसमें एक लेटर खाली 19-20 चेंज कर दिया, तो जब भी यूजर ने मतलब सपोज कीवर्ड को सर्च करा तो मालूम पड़ा कि डुप्लीकेट वेबसाइट ओपन हो गई, तो ये भी गलत है ना। तो ये भी हैकिंग का एक पार्ट है। क्रैकर क्या है? क्रैकर आर द पर्सन हु यूज सर्टेन सॉफ्टवेयर टू ट्रैप ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन और टू क्रैक द सिक्योरिटी कोड सच एज यूजर नेम और पासवर्ड। तो इलीगल एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड क्रैकर। ये समझ में आ गया आपको हैकर और क्रैकर क्या होता है बेटा? यस सर, आ गया। बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं आता है, पूछते रहते हैं क्या? यस सर। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखो डोमेन नेम। डोमेन नेम से हम किसी भी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, ठीक? किस तरह की वेबसाइट है, जैसे .com लगा है तो वो कॉमर्शियल वेबसाइट, .edu लगा है तो एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है ना। .org लगा है तो कोई एनजीओ है या फिर कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। MIL रखा है
तो ये मिलिट्री से रिलेटेड वेबसाइट है। तो इस तरह से हम किसी भी डोमेन से उस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। इसमें एक वर्ड और यूज होता है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? जो मेन डोमेन का एक पार्ट होता है। जैसे हमें सपोज क्या कहते हैं, कोई वेबसाइट है इंडिया में, तो उसमें इन लगा होता है। जैसे सीबीएसई वेबसाइट है, cbsc.nic.in, है ना। चाइना के लिए CN हो गया, यूनाइटेड किंगडम के लिए UK हो गया, है ना। तो इस तरह से ये कोडोमेन भी यूज होते हैं। अच्छा, कोई भी वेबसाइट है तो उसका पूरा एड्रेस होगा, जिसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और फाइल लोकेशन। तो देखिए डोमेन में क्या लिखा है, इट इज अ यूनिक नेम that identifies a particular website and represents the name of the server where the web page is stored। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है http:/yahoo.com और ये _ होम लिखा है, तो यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल हो गया, होस्ट नेम हमारा हो गया yahoo.com पूरा, ठीक है ना। इसमें याहू जो है ये डोमेन है, और किस तरह का है, ये कॉमर्शियल डोमेन, ठीक है ना। और इसमें फाइल लोकेशन क्या है, हमारा होम पेज। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। 3 पार्ट होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और फाइल लोकेशन। हम लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहले समय में क्या होता था, जब ओपन करते तो लिखना पड़ता था http://www.yahoo.com ऐसा। लेकिन जैसे जैसे ब्राउजर में अपडेट होते गए तो हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं लिखना होता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, हमें सिर्फ www. वेबसाइट का नेम और .com लगना। और अपडेट हुआ तो www लिखना बंद हो गया, क्या है, सिर्फ वेबसाइट नेम लिखो और रन कराओ, आ जाता है। हाँ बोलो बेटा। सर ये HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कोई भी वेब इंटरनेट के थ्रू कोई भी आप ट्रांसमिशन करते हैं, चाहे क्लाइंट सर्वर के बीच में, तो यही प्रोटोकॉल यूज होता है। था, अब नहीं, अब HTTPS यूज होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है IP एड्रेस। तो जैसा आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आपका नेटवर्क में एक यूनिक एड्रेस होगा जो क्या कहलाएगा, IP एड्रेस। इसी से आप ट्रेस होंगे। इसे जनरेट करता है आपका NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। क्या लिखा है, इट इज द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। मैं किसी को क्या पता तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ रखा है, इसी IP एड्रेस से आप ट्रेस होंगे। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज एटलीस्ट वन IP एड्रेस, मतलब इससे ज्यादा हो सकते हैं, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इफ इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। बहुत लोग IP एड्रेस चेंज भी कर लेते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन आती है, सॉफ्टवेयर आते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, IP एड्रेस तक सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। बाकी हमारा वेबसाइट बचा है और आगे मोबाइल कम्युनिकेशन बचा है, सोसाइटी एनालिटिक्स आ नहीं रहा है। तो अब बाकी कंटेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम इतना ही रखेंगे। सर कल क्लास होगी? कल क्लास बिल्कुल नहीं होगी।